आप सबों को मेरा नमस्कार। कमल कनवारिया जी ने मुझसे कहा था कि नवीन पाठ्यक्रमानुसार राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के नवीन पाठ्यक्रमानुसार मैं कुछ टॉपिक्स पर क्लास उपलब्ध कराऊं। तो उसी सिलसिले में मैं आज जो पेपर 2 का जो पहला यूनिट है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, उस पे मैं आप लोगों का क्लास आज ले रहा हूँ। और जो जो मुझे समय मिलेगा मैं अन्य टॉपिक्स पर भी आप लोगों को क्लासेस उपलब्ध कराऊंगा। तो हम लोग अभी चर्चा करते हैं जो क्लास है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत। इसका हिंदी होता है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का ज्ञान जगत। देखिए, ये ज्ञान जगत क्या है, पहले आप ये समझिए कि इंसान कोई भी चीज देखता है तो उसके मन में विचार उभरते हैं। कुछ भी देखता है, कुछ सोचता है, कुछ महसूस करता है, जो अनुभव करता है उसके आधार पर इंसान विचार पैदा करता है, आइडिया। और जब ये विचार आपस में संगठित हो जाते हैं, यानी कि विचारों का संगठित स्वरूप है ज्ञान। और जब ये कई ज्ञान जो है जब एक संगठित स्वरूप में, सुव्यवस्थित स्वरूप में जब सामने आता है तो विषय की रचना होती है, सब्जेक्ट की रचना होती है। तो फिर विषय की रचना होती है, सब्जेक्ट की रचना होती है। तो कहने का अर्थ है जो इंसान जो देखता है, सोचता है, जो अनुभव करता है, उसके फलस्वरूप विचार उत्पन्न होते हैं। और विचार जब उत्पन्न होते हैं तो विचार जब संगठित स्वरूप में आता है तो ज्ञान आता है। ज्ञान सुव्यवस्थित, संगठित स्वरूप में, सुसज्जित स्वरूप में जब एक जगह जमा होता है तब विषय की रचना होती है। कहता है ना, वो व्यक्ति लाइब्रेरी साइंस का बड़ा ज्ञान रखता है। तो मतलब कि लाइब्रेरी साइंस का बहुत ज्ञान अगर कोई रख रहा है, केमिस्ट्री का बहुत ज्ञान रख रहा है, पॉलिटिकल साइंस का बहुत ज्ञान रख रहा है, फिजिक्स का बहुत ज्ञान रख रहा है, इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के पास उस विषय का जिसका वो ज्ञान रख रहा है उसकी नॉलेज है। और ब्रह्मांड में जितने भी विषय आज तक हुए हैं, हजारों विषय अब तक आ चुके हैं, और आने वाले समय में जो विषय उत्पन्न होगा, इन सब से मिलकर ज्ञान जगत यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की संरचना बनती है, उसकी रचना हुई है। और कुल मिला के यह समझिए कि एक लाइब्रेरियन पुस्तकालय में ज्ञान के संगठन के लिए, पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए विभिन्न विषय की पुस्तकों को विभिन्न रैकों पे, विभिन्न उनके जो रैक पुस्तक के लिए जो सेल्फ होते हैं उस पर जो व्यवस्थित करता है, उसको सहायक क्रम में व्यवस्थापन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसे विश्व के सभी विषयों की जानकारी हो, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की जानकारी हो। क्योंकि जब तक किसी को यह नहीं पता होगा कि जियोलॉजी और बॉटनी बायोलॉजी का अंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री का अंग है, मैकेनिक्स जो है ये इस तरह के विषय फिजिक्स से आते हैं, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स मिलता जुलता सब्जेक्ट है। जब तक उनको जानकारी नहीं होगी तब तक यह संभव नहीं है कि पुस्तकालय क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो होता है उस व्यक्ति द्वारा सटीक रूप से किया जा सकता है। तो कुल मिला के यह समझिए, जब विचार संगठित स्वरूप में होता है
जब मानव जो देखता है, सुनता है, समझता है, जो महसूस करता है, उससे उसके मन में विचार आते हैं। जब विचार संगठित स्वरूप में होता है तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान जब संगठित स्वरूप में, सुव्यवस्थित, सुसज्जित स्वरूप में होता है तो विषय की उत्पत्ति होती है। और विभिन्न विषय जो आज मौजूद है और आगामी समय में जो आएगा, इन सब से मिलकर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की रचना होती है। तो कुल मिलाकर यह समझिए कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में सभी तरह के विषय जो आज तक हैं और आएंगे, उन सब को मिलाकर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत की रचना होती है। अब हम लोग देखते हैं ज्ञान जगत की जो रचना है, ज्ञान जगत की रचना जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, इसमें हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसके एट्रीब्यूट को देखेंगे और टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट को आज देखेंगे। तो सबसे पहले यह हम लोग देखते हैं कि ज्ञान जो है, ज्ञान वर्गीकरण का विकास कैसे हुआ। हम लोग चर्चा करेंगे ज्ञान जगत में, ज्ञान वर्गीकरण में मेलविल डेवी की जो पद्धति आई, डीडीसी, जो कि मॉडर्न जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की शुरुआत वहां से मानी जाती है। उससे पहले ज्ञान जगत का जो विकास हुआ, ज्ञान वर्गीकरण का जो विकास हुआ, प्राचीन काल से जो चली आई, उसे भी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और काफ़ी आवश्यक चीज भी है कि जो पुस्तकालय वर्गीकरण जो किया जा रहा है, वह भी एक ज्ञान वर्गीकरण का हिस्सा है। आपने पढ़ा होगा कि ज्ञान वर्गीकरण प्लस पुस्तक वर्गीकरण बराबर होता है पुस्तकालय वर्गीकरण। ज्ञान वर्गीकरण प्लस पुस्तक वर्गीकरण बराबर होता है पुस्तकालय वर्गीकरण। तो हम लोग अभी पुस्तकालय वर्गीकरण की चर्चा ना करते हुए हम लोग चर्चा करते हैं ज्ञान वर्गीकरण की। तो ज्ञान वर्गीकरण के विकास की, कैसे कैसे ज्ञान वर्गीकरण का विकास हुआ है। तो ज्ञान वर्गीकरण का विकास ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, सबसे पहले होता है वैदिक विकास हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म काफी प्राचीन धर्म है और काफी यह जो है दर्शन पर आधारित है। दर्शन इसमें काफी स्पष्ट रहे हैं, हर चीज के बारे में, प्रकृति के बारे में, अन्य चीजों के बारे में। तो वैदिक वर्गीकरण, वेद में जो वर्गीकरण किया गया था, वेद में जो ज्ञान जगत का वर्गीकरण किया गया है, वहां पर मुख्य रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस तरह से किया गया है। धर्म, अर्थ, कर्म या काम और मोक्ष, इस तरह किया गया। फिर इसके बाद वैदिक वर्गीकरण में जो प्रमुख वर्गीकरण आया है, वह है ग्रीक वर्गीकरण। इसमें कोई शक नहीं है कि वैदिक सभ्यता जो आर्यन, ये भारत के आसपास जो पनपी है, उसके अलावा इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रीक की जो सभ्यता है काफ़ी प्राचीन रही है। ग्रीक सभ्यता की आइडियोलॉजी, ग्रीक सभ्यता के दार्शनिक काफ़ी उच्च दर्जे के हुए हैं। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने ग्रीक दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु का नाम नहीं सुना होगा। प्लेटो और अरस्तु, चाहे आप लाइब्रेरी साइंस में पढ़े, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़े, फिलॉसफी में पढ़े, बायोलॉजी में पढ़े, इवन नहीं भी कुछ पढ़े, कोई मूर्ख भी अगर होगा, कोई मूर्ख है जिसने कभी नहीं पढ़ाई की है, वो भी अरस्तु और प्लेटो का नाम जरूर जानता होगा। तो ग्रीक दर्शन काफ़ी हद तक, ग्रीक वर्गीकरण
प्लेटो के दर्शन पर आधारित है, प्लेटो के दर्शन पर आधारित है। और प्लेटो ने जो है अपने ग्रीक दर्शन में सैद्धांतिक वर्गीकरण, व्यवहारिक वर्गीकरण और उत्पादक कला, सैद्धांतिक वर्गीकरण, व्यवहारिक वर्गीकरण, उत्पादक कला का वर्णन किया है। तो ये दूसरा जो वर्गीकरण ग्रीक वर्गीकरण है। इसके बाद तीसरा वर्गीकरण हॉब्स का है, हॉब्स वर्गीकरण। हॉब्स, अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, राजनीति विज्ञान के कोई छात्र रहे होंगे तो वो जरूर जानता होगा हॉब्स के बारे में जरूर जानता होगा। हॉब्स काफ़ी ही फेमस दार्शनिक हुए हैं और उसकी तुलना, उसके दर्शन की तुलना, उसके व्यक्तित्व की तुलना काफ़ी हद तक कौटिल्य जैसे महान कूटनीतिज्ञ से भी किया जाता है। हॉब्स ने कहा था कि शासन हमेशा तलवार के नोक पर किया जाता था। तो इनकी कुछ, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, काफ़ी फेमस पुस्तक है लेवियाथन। हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन, या वर्ल्ड जीके का भी क्वेश्चन हो सकता है कि लेवियाथन पुस्तक के रचनाकार कौन थे। तो हॉब्स की पुस्तक आई थी लेवियाथन जो पुस्तक आई थी, हॉब्स की जो लेवियाथन पुस्तक आई थी 1651 ईस्वी में आई थी। इंग्लैंड के दार्शनिक थे ये जो थे हॉब्स, ग्रेट ब्रिटेन के इंग्लैंड के दार्शनिक थे। उन्होंने काफ़ी अपने समय में क्रांति देखी, वहाँ पर आंदोलन देखा, उन्होंने प्रेरित होकर, तो हॉब्स ने, हम लोग बात कर रहे हो कि पॉलिटिकल थ्योरी की नहीं बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं ज्ञान वर्गीकरण के लिए क्या किया था। तो 1651 ईस्वी में जो लेवियाथन पुस्तक लिखा था, उसमें हॉब्स ने जो ज्ञान का जो वर्गीकरण किया था, उसमें यांत्रिकी, अभियंत्रण, जो इंजीनियरिंग संबंधित जो होता है चीज, एक भाग में इसको रखा था और दूसरे भाग में वस्तुकला, ध्वनि और संगीत। तो दूसरे में जो है ध्वनि या संगीत जैसे विषय को एक तरफ रखा था, यांत्रिकी, अभियंत्रण और वस्तुकला। कहीं हद तक ये सब, मतलब इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र को एक तरफ रखा था ज्ञान का, और ध्वनि संगीत जो संबंधित जो होती है उसको एक तरफ रखा था। तो लेवियाथन जो आई थी हॉब्स की पुस्तक 1651 ईस्वी में, ये याद रखिएगा ईयर, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने देखा था और ये आता है कि ज्ञान वर्गीकरण को क्रम से लगाया कि किसका ज्ञान वर्गीकरण पहले आया, तो ईयर का ध्यान में रखना जरूरी है। 1651 ईस्वी में आया था हॉब्स का वर्गीकरण। इसके बाद जो प्रमुख है कांट भी एक प्रसिद्ध फिलोसफर हुए हैं। कांट का जो ज्ञान वर्गीकरण आया है, ज्ञान वर्गीकरण जो था, कांट का जो ज्ञान वर्गीकरण था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन, यह 1781 में उन्होंने लिखी थी, 1781 में लिखी थी। कांट वर्गीकरण जो उन्होंने ज्ञान के लिए जो वर्गीकरण था वो 1781 में लिखी थी उन्होंने। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन ये पुस्तक का नाम है। तो उसमें जो कांट ने जो वर्गीकरण जो करने की कोशिश की थी, वह ज्ञान वर्गीकरण इसी पुस्तक में उन्होंने 1781 में किया था। इसके बाद हेगेल का वर्गीकरण आया था, हेगेल का वर्गीकरण आया था, हेगेल वर्गीकरण यह उन्होंने जो दर्शन दिया था 1812 ईस्वी में दिया था। हेगेल वर्गीकरण का जो दर्शन उन्होंने दिया था 1812 ईस्वी में दिया था। उसमें उन्होंने तर्क जो है
जो पूरा ज्ञान जगत को जो है 3 समूह में बांटा था, उन्होंने 3 भाग में बांटा था, 3 समूह में बांटा था, 3 समूह में बांटा था। तर्क और प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान। तर्क, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान। तो इस तरह से ज्ञान वर्गीकरण किया था। और इसके अलावा जो नेक्स्ट जो बड़े फिलॉसफर हुए जिन्होंने ज्ञान वर्गीकरण करने के अगस्त कॉम्टे का नाम भी सुना होगा। काफी बड़े फिलॉसफर अगस्त कॉम्टे हुए हैं। तो इन्होंने भी ज्ञान वर्गीकरण को परिभाषित करने की कोशिश किया है, ज्ञान को वर्गीकृत करने का कोशिश किया है। और अगस्त कॉम्टे ने 1830 ईस्वी में, हम ईयर से क्रम से बता रहे हैं ताकि क्रम भी पूछता है। तो अभी नेट में एक क्वेश्चन एक बार आया था इसके क्रम का, तो यह हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में आ जाए, चूंकि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो 1830 में आया था। उन्होंने जो ज्ञान वर्गीकरण किया था धारावाहिक प्रणाली के आधार पर किया था, सीरियल सिस्टम। तो अगस्त कॉम्टे की आई थी 1830 में आई थी। और इसके बाद हम लोग ज्ञान वर्गीकरण का नेक्स्ट जो दार्शनिक हुए हैं उसको देखते हैं। अगस्त कॉम्टे, हॉब्स, कैंट, हेगल के बाद एम्पियर, उसके बाद एम्पियर वर्गीकरण। ज्ञान वर्गीकरण की एम्पियर वर्गीकरण, यह जो 1834 से 43 के बीच में वर्गीकृत किया गया। 1834 से 1843 के बीच वर्गीकृत किया गया है ज्ञान वर्गीकरण को। यह भी इसमें भी धारावाहिक वर्गीकरण प्रणाली को ही आगे बढ़ाया गया। धारावाहिक वर्गीकरण पर ज्ञान वर्गीकरण की धारावाहिक वर्गीकरण प्रणाली को आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा एक और हुए हैं स्पेंसर द्वारा भी 1864 ईस्वी में ज्ञान वर्गीकरण किया गया। इसमें भी उन्होंने धारावाहिक प्रणाली को ही आगे बढ़ाया है। वो धारावाहिक प्रणाली योजना पर ही आधारित था। और उनकी जो 1864 में जो पुस्तक आई थी जिसमें ज्ञान वर्गीकरण उन्होंने किया था, वह था क्लासिफिकेशन ऑफ, पुस्तक का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस नाम की एक पुस्तक आई थी। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस नाम की पुस्तक आई थी। और इसमें ज्ञान वर्गीकरण को उन्होंने आगे बढ़ाया। और हम लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोगों ने आगे पहले देखा फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन ने जो दर्शन दिया था उसी पर टी हैरिस की पद्धति 1870 ईस्वी में आई थी। वर्गीकरण की पद्धति टी हैरिस की आई थी 1870 में। और इसी पर डीडीसी जो कि 1876 ईस्वी में आई आधारित है। बेकन के दर्शन पर टी हैरिस की पद्धति का आधारित है और टी हैरिस के ही पद्धति पर डीडीसी आधारित है। तो कुल मिला के बेकन के ही फिलॉसफी पर डीडीसी भी आधारित है। ज्ञान वर्गीकरण
जो है डीडीसी का वो बेकन की फिलॉसफी पर ही आधारित है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर और एट्रीब्यूट, स्ट्रक्चर और एट्रीब्यूट जो है, यह स्ट्रक्चर और एट्रीब्यूट, तो इसका हम लोग संरचना स्ट्रक्चर और संरचना जो है ज्ञान जगत का, स्ट्रक्चर और एट्रीब्यूट, यह दो चीजें टॉपिक में सीधा लिखा हुआ है मतलब सिलेबस में। तो स्ट्रक्चर जो होता है ज्ञान जगत का, जो स्ट्रक्चर है वो मुख्य रूप से 3 तरह का स्ट्रक्चर होता है। पहला होता है डायकोटोमी, दूसरा होता है, पहला होता है डायकोटोमी, इसका हिंदी होता है द्विविभाजन। तीसरा होता है डेकाकोटोमी, इसका अर्थ होता है 10 विभाजन। और तीसरा होता है पॉलीकोटोमी, इसका अर्थ होता है बहुविभाजन। द्विविभाजन, 10 विभाजन और बहुविभाजन। द्विविभाजन, बहुविभाजन, ये द्विविभाजन, 10 विभाजन और बहुविभाजन। तो द्विविभाजन जो है, डेकाकोटोमी जो पद्धति है, द्विविभाजन पद्धति जो है, वह द्विविभाजन पद्धति अरस्तु के ज्ञान वर्गीकरण पर आधारित है। अरस्तु के ज्ञान वर्गीकरण पर आधारित है, ज्ञान वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। और सर्वप्रथम अरस्तु ने ही ज्ञान जगत को, प्राणी जगत को 2 भागों में बांटने का कोशिश किया, वर्गीकरण करने का कोशिश किया था द्विविभाजन के रूप में। इस जो पद्धति है डायकोटोमी, अरस्तु की जो पद्धति है, इसको ही आगे बढ़ा के एक प्रसिद्ध दार्शनिक पोरफेरी यह दार्शनिक थे। इन्होंने एक द्विविभाजन पद्धति को दर्शाने के लिए ट्री ऑफ पोरफेरी का निर्माण किया। ट्री ऑफ पोरफेरी, तो यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ट्री ऑफ पोरफेरी ज्ञान वर्गीकरण के विभाजन के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो द्विविभाजन से संबंधित है। अरस्तु पर द्विविभाजन, ट्री ऑफ पोरफेरी में उन्होंने ट्री जैसा बना दिया, जैसे कि एक है, जैसे मान के चलिए जीवित प्राणी, इसको मतलब समस्त जो ब्रह्मांड का जो चीज हुआ उसने 2 भागों में बांट दिया, निर्जीव सजीव। फिर सजीव को उन्होंने बांट दिया 2 भागों में, स्तनधारी और जो स्तनधारी है और जो वो स्तनधारी है। उसके बाद स्तनधारी को भी उन्होंने बांट दिया, जैसे रीढ़ वाला, बिना रीढ़ वाला। उसी तरह फूल में भी है फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग, इसी तरह करके 2 ऐसे बांटते गया 2 में। तो इस तरह का जो संरचना निर्माण होते गया, ये ट्री ऑफ पोरफेरी है। और ट्री ऑफ पोरफेरी जो है, यह जो किसने दिया था? प्रोफेरी जो थे, प्रोफेरी एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने दिया था। और इसको द्विविभाजन पद्धति को, जो कि अरस्तु का है, उसको आगे बढ़ाया। ट्री ऑफ पोरफेरी ने जो आगे बढ़ाया, इसको एक स्केल ऑफ बीइंग के नाम से भी जाना जाता है। स्केल ऑफ बीइंग के नाम से भी जाना जाता है। द्विविभाजन पद्धति की जो मुख्य चीजें हैं ये है। अब दूसरा जो पद्धति है वह है डेकाकोटोमी। डायकोटोमी के बाद डेकाकोटोमी 10 विभाजन, यानी कि ज्ञान जगत को 10 भागों में बांटना। यह पद्धति, डेकाकोटोमी पद्धति पहली बार जो शुरू किया, और इसको शुरू करने का, इसको प्रचलित करने का श्रेय मेलविल डेवे महोदय को जाता है, जिन्होंने डीडीसी में समस्त ज्ञान जगत को मुख्य जो मेन क्लास 10 मुख्य भागों में बांटा।
पुनः इस 10 मेन क्लास को उन्होंने 10-10 भागों में बांटा, तो कुल मिला के 100 सब डिवीजन में बांटा, सब डिवीजन में बांटा, और इसी 100 को फिर उन्होंने 10-10 भागों में बांट के 1000 सेक्शंस में बांटा। तो इस तरह से ज्ञान जगत का 10 विभाजन पद्धति है। तो 10 विभाजन पद्धति का पूछा जाता है। डेटा क्वेश्चन आ सकता है कि डेकाकोटमी का अर्थ कितना विभाजन होता है, तो 10 विभाजन, क्लासिफिकेशन इनटू 10 क्लासेस। उसके बाद क्या किसने इसको शुरुआत किया, तो मेलविल डेवे महोदय ने। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन किन विज्ञान वर्गीकरण के किन किन पद्धतियों में डेकाकोटोमी यानी 10 विभाजन पद्धतियों को अपनाया गया है। तो डीडीसी और यूडीसी ये दोनों प्रमुख पद्धति ऐसा है जिसमें ज्ञान जगत को 10 भागों में बांटा गया है, पुनः 10 भागों में, यानी कि 10 विभाजन पद्धति को अपनाया गया है। नेक्स्ट जो तीसरा स्ट्रक्चर होता है पॉलीकोटोमी, बहुविभाजन जो है ये इसमें ज्ञान जगत को कई भागों में बांटा जाता है। और ये जो ज्ञान वर्गीकरण का जो ये पद्धति है बहुविभाजन, इसका प्रमुख उदाहरण लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में LCC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इसके अलावा आपका CC कोलन क्लासिफिकेशन, इसके अलावा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, LCC, CC, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, इन सब में बहु विभाजन पद्धतियों को अपनाया गया। और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के प्रणेता C.A. कटर थे। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के कटर थे, C.A. कटर थे, चार्ल्स एमी कटर थे। और चार्ल्स एमी कटर को ही इसका यानी कि पॉलीकोटोमी पद्धति का प्रणेता माना जाता है। इसको पॉलीकोटोमी जो ज्ञान वर्गीकरण की पद्धति के विकास का श्रेय किसको जाता है, चार्ल्स एमी कटर को जाता है। तो चार्ल्स एमी कटर ही पॉलीकोटोमी के प्रणेता थे। इसके प्रणेता मतलब विकासकर्ता, जो समझिए प्रणेता चार्ल्स एमी कटर ही पॉलीकोटोमी के प्रणेता थे, क्योंकि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में पहली बार बहुविभाजन पद्धति को अपनाया गया था। LCC और कोलन क्लासिफिकेशन जैसी चीज़ें, ये पद्धतियाँ बाद में आई है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पहले आई है। तो चार्ल्स एमी कटर को इसका जो है प्रणेता माना जाता है। स्ट्रक्चर ये 3 होता है ज्ञान जगत का स्ट्रक्चर। मुख्य चीज़ें आप लोगों ने समझ भी लिया है, पढ़ भी लिया है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है वो भी आप लोगों ने इसमें देखा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एट्रीब्यूट जो है, कैरेक्टर भी, उसे विशेषता भी बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट विशेषताएं। तो विशेषताएं इसमें कुछ विशेष उसमें पढ़ने की चीज़ें नहीं होती है, उसको समझने की चीज़ें होती है। जैसे गतिशील है, मतलब ज्ञान जगत गतिशील है। आज जितने विषय हैं कल उससे ज़्यादा ही विषय होगा। ऐसा नहीं कि ज्ञान जगत रुक गया है, वो चल रहा है। आपने देखा होगा कि बचपन में आप लोगों ने जितने सब्जेक्ट को देखा, कई ऐसे सब्जेक्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी जैसे सब्जेक्ट बचपन में आपने सुना नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की नई कोर्स 10th क्लास के लेवल से ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये सब कोर्स हम लोग जब 10th में थे तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी। इसी तरह गतिशील है, नए सब्जेक्ट उत्पन्न होते रहेंगे, विषय जगत में आते रहेंगे। गतिशील है, बहुआयामी।
अब जो सब्जेक्ट आ रहा है ना वो बहुआयामी है। कंप्यूटर का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में भी हो रहा है, कंप्यूटर साइंस में भी हो रहा है, रोबोट में भी हो रहा है, युद्ध में भी हो रहा है, ग्रह पे जाने में भी हो रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी हो रहा है। तो इस तरह से अब बहुआयामी होता है। विशेषताएं, ज्ञान जगत बहुआयामी है। वो किस एक तरह ही उसका जाएगा, डायमेंशन नहीं है, कई डायमेंशन इसका हो सकता है। इसके बाद क्या है, अंतहीन विकास है। अंतहीन विकास, विकास कभी इसका खत्म नहीं हो रहा। ज्ञान जगत चल रहा है, चलते रहेगा, चलते जाएगा। ये हम तक, हमारे बाद तक, आपके बाद तक, आपके बाद के बाद तक, बाद के बाद तक ये चलते रहेगा। हम आप भले रहे ना रहे, तो अंतहीन विकास इसका चल रहा है। नवीन दृष्टिकोण, कई बार विषय जो होता है उसमें क्या होता है, विषय पूरी तरह से नया नहीं होता है, नवीन दृष्टिकोण उसमें आ जाता है। जैसे पुस्तकालय विज्ञान है, पुस्तकालय में सूचना विज्ञान हो गया, उसमें सूचना को ज्यादा महत्व दिया है, मतलब न्यू डायमेंशन आ गया, पूरी तरह से नया नहीं बदला। इसके अलावा विघटन और सम्मिलन, मतलब फ्यूजन और फ्यूजन। विषय टूट कर भी बनता है, विषय जुट कर भी बनता है। कई विषय आपस में मिल के, जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिल के, बायोकेमिस्ट्री बन गया। जियोलॉजी और पॉलिटिक्स आपस में मिलके जियोपॉलिटिक्स बन गया। तो इस तरह से दो विषय मिलके भी बनता है, टूट के भी बनता है, मिलके भी बनता है और टूट के भी बनता है। जैसे बायोलॉजी से बोटनी, जूलॉजी टूट के बन गया, फिर बोटनी से टूट के फिर जो भी इस तरह ब्रांच बनेगा, फिलोसफी से टूटकर लॉजिक बन गया। इस तरह से चीज़ें जो आते रहती है, तो टूट के भी बनता है, जुट के भी बनता है। तो ये सारी जो है विशेषताएं हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ज्ञान जगत की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ज्ञान जगत की कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर। यहाँ तक ये टॉपिक था। अब हम लोग नए इसके टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वह टॉपिक है विषय के प्रकार। विषय के प्रकार, ज्ञान जगत में जितने भी विषय है, सभी विषय ज्ञान जगत मिलके बनता है। तो वो विषय कितने प्रकार के होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विषय 3 प्रकार के होते हैं। बेसिक, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। मौलिक विषय, यौगिक विषय और मिश्रित विषय और यौगिक विषय। कंपाउंड, बेसिक, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। बेसिक सब्जेक्ट वह होता है जो एकदम से बेसिक सब्जेक्ट हो, एकदम से बेसिक, अपने आप में एक ही प्रकृति का सब्जेक्ट हो, उसके अंदर एक ही तरह के विचार होंगे, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, संस्कृत। इस तरह के विषय जो होते हैं वो मौलिक विषय माने जाते हैं, जैसे बायोलॉजी। उसी तरह जो दूसरा होता है कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, इसमें दो मौलिक विषय या दो मौलिक विषय या एक मौलिक विषय या दूसरे मौलिक के आइसोलेट, मतलब कोई एक मौलिक विषय होगा, दूसरा मौलिक विषय का कोई ब्रांच भी हो सकता है। दोनों मिल के आपस में जो विषय बनाएगा वह कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। और यह सब्जेक्ट इस तरह होगा कि दो जो मौलिक विषय मिलेगा कि तो दोनों की प्रकृति मौजूद रहेगी। जैसे कि सलाद दिया जाता है, प्याज हो, टमाटर हो और प्याज, टमाटर और खीरा हो। तो जब सलाद आप खाइएगा तो प्याज, टमाटर और खीरा खाते वक्त सलाद में सबका टेस्ट, अपनी अपनी मौलिक प्रकृति का जो टेस्ट होता है वो मौजूद है। आप जब चाहिए उसे वो तीनों जो है, तीनों खीरा, प्याज और
जो टमाटर है मिल के सलाद बन चुका है। लेकिन जब चाहे आप उसको अलग कर सकते हैं। आपको पसंद नहीं है अगर टमाटर तो टमाटर साइड कर सकते हैं। लेकिन विस्तृत सब्जेक्ट में जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जब आपस में मिलेगा, दो या अधिक सब्जेक्ट जब आपस में मिलेगा तो यह सारे सब्जेक्ट आपस में अपनी प्रकृति को त्याग देकर एक नया सब्जेक्ट बनाता है जो बिल्कुल अलग नहीं होगा। जैसे आपने अगर एक बार चाय बना लिया जिसमें दूध डाल दिया, चीनी और चाय पत्ती डाल दिया, तो तीनों के ना तो आपको चीनी का टेस्ट उसमें रहेगा, ना चाय का टेस्ट रहेगा, ना दूध का, वो अलग ही चाय का टेस्ट आ जाएगा। और अगर कोई आदमी उसके बाद अगर बोल दे कि हमें शुगर है, चीनी आप निकाल लीजिए, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर बन गई एक बार तो नहीं निकल सकता है। तो वही है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो कई बार आप जब मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे डिटेल से, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का एक सब यूनिट है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, तो उसमें आप विभिन्न तरीके के विषय निर्माण पद्धतियों को जब देखेंगे तो पता चलेगा कि किन किन विषय निर्माण पद्धतियों में कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण होता है और किन किन विषय निर्माण पद्धतियों में कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण होता है। और यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आप लोग जब भी मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। आप लोग चाहे तो मेरी पुस्तक भी, जो नवीन पुस्तक जो पाठ्यक्रम के आधार पर आई, उसमें सारी जो चीज़ें बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उस पर भी लिखा हुआ है। आप लोग वहाँ से भी अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हमने कमिटमेंट करके जो उनका एक क्लास था, वो मैंने ज्ञान जगत, स्ट्रक्चर, एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट हमने पूरा करवाया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। निश्चित रूप से आपने इस लेक्चर के बाद अगर किसी की भी पुस्तक, मेरी पुस्तक या किसी और की भी पुस्तक एक बार पलट के देख लिया, इस चीज़ को लिख लिया होगा, तो यकीन मानिए ये टॉपिक आप लोगों का पूरा हो जाएगा। इस टॉपिक में आपको किसी तरह का संशय, किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। अगर समय मिला तो अभी 3 महीने समय है, समय ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से मिलते हैं आप लोगों से। नमस्कार, तब तक के लिए आप लोगों को।